नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। था आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ये पार्ट 1 है, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी, एससीईआरटी, पीवाईक्यू, बीपीएससी द्वारा जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्वेश्चन इसमें क्या है, इंक्लूड है। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को विथ व्याख्या क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और साथ में याद भी करते चलेंगे, ठीक है। इस एपिसोड में कुल मिला के 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग विथ व्याख्या, ठीक है ना। पूरा व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और यह सामान्य अध्ययन बुक बीपीएससी पीवाईक्यू के रूप में यह बुक है। और बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इसमें है। बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0, इसमें सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इस बुक में टोटल 10,710 क्वेश्चन है, टोटल इंक्लूड किया गया है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। और ये पहला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे आज, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आज हम लोग पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। और टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय, है ना, सामान्य परिचय। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। 2 नंबर क्वेश्चन, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर अपनाया जाता है। भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखांश को अपनाया गया है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों की बात करते हैं तो कौन कौन है राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है, 5.5 घंटा आगे है। 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूल्यतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूल्यतः एक भाग था। किसका भाग था? ये गोंडवाना लैंड का एक भाग था। पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियन के दौरान, जो किसके दौरान? जो क्रेटेशियन के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था। कितना वर्ष पहले यूरेशिया से जुड़ा था? लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व किससे जुड़ा था? यूरेशिया से जुड़ा था। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ग्रीनविच माध्य समय जीएसटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है? तो 5.5 घंटा क्या है? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे। भारतीय मानक आईएसटी, भारतीय मानक समय आईएसटी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर क्या करती है? आदि स्थानों से होकर गुजरती है। प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्य जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5.5 घंटा क्या है? आगे है। भारत की वृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के बीच समय का कितना अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का समय का अंतर पाया जाता है। अगर गुजरात में या फिर बोले तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह में सूरज उगती है, तो गुजरात में कितना बजे सूरज दिखाई देगा? 7 बजे दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज 6 बजे डूब जाती है तो गुजरात में कितना बजे सूरज डूबेगी? शाम को 7 बजे डूबेगी। इस प्रकार से 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत में जो मानक समय रेखा है सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। अगला है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की
बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ लगभग 15,100 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा तथा 7516 7,516.6 किलोमीटर लंबी द्वीपों सहित तट रेखा है। ठीक है, तो भारत की अगर सीमा रेखा बोलते हैं पड़ोसी देश के साथ तो कितना है 15,100 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 15,200 किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है, तो 15,100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा बात करते हैं तो 15,100, और जो द्वीप सहित, द्वीप जो पानी वाला इलाका है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह, ये सब को अगर मिलाइएगा तो कितना है आपका 7500, जो पानी वाला इलाका है तो कितना है 7516.6 किलोमीटर है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन भी किए हुए बिना उठना नहीं है ना। एक बार स्टार्ट किया है तो सिर्फ अंत ही करना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा तिब्बत सीमा से क्या है? नहीं लगा है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड भारत के कुमायूं प्रयाग, कुमायूं प्रभाग, कुमायूं प्रभाग का जिला है। कुमायूं प्रभाग का क्या जिला है? अल्मोड़ा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। अल्मोड़ा की बात करते हैं जो जिला है उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ की एक घोड़े की नाल के आकार की रीज पर स्थित है, ठीक है ना। तो आपको पूछेगा कहाँ स्थित है? यह पहाड़ की एक घोड़े के नाल के आकार की एक रीज पर स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड, बघेलखंड याद रखिएगा। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। आपको पूछेगा कि बघेलखंड का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्या काटती है? काटती है, एक दूसरे को काटती है। तो याद रखिएगा भैंसा मुंडा, याद रखिएगा भैंसा मुंडा, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा, भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्या करती है? काटती है, ठीक है। अगला 8 नंबर, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कौन निर्धारण करती है? यमुना नदी करती है। कौन निर्धारण करती है? यमुना नदी करती है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र यमुना नदी द्वारा पश्चिम एवं दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों द्वारा उत्तर में तथा 100 मीटर की समोच्च रेखा, 100 मीटर की समोच्च रेखा इलाहाबाद फैजाबाद रेल लाइन द्वारा पूरब से सीमांकित है। पूरब से क्या है? सीमांकित है। सूक्ष्म स्तरीय स्थलाकृति विशेषताओं के आधार पर ऊपरी गंगा के मैदान को तीन सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों गंगा यमुना द्वाब, रुहेलखंड मैदान, अवध मैदान में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? इसको कितने इकाइयों में बांटा गया? 3। गंगा यमुना द्वाब, रुहेलखंड मैदान एवं अवध मैदान में क्या किया गया? इसको बांटा गया। अगला 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम और तिब्बत के मध्य चुंबी घाटी स्थित है। सिक्किम और तिब्बत के मध्य क्या स्थित है? चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। चुंबी घाटी सिक्किम के जलेपला,
सिक्किम के जलेपला से तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। यहीं पर डल झील भी स्थित है। ठीक है, तो चुंबी घाटी में ही क्या स्थित है? डल झील स्थित है। कश्मीर घाटी करेवा, कश्मीर घाटी बोले तो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अन्य प्रमुख घाटियां दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी इत्यादि स्थित है। भारत में और अन्य घाटी कौन कौन है? पहले दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब स्थित है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया, तो मालदीव को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करती है? तो मालदीव को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल भारत मिनिकॉय बोले तो भारत मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को तथा 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को क्या करती है? अलग करती है। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? नेपाल के साथ सामान्य सीमा किसका किसका है? चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। किसके साथ लगता है? नेपाल के साथ लगता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल के साथ लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत के साथ, हिमाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ लगी है? तिब्बत के साथ तथा पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य की सीमाएं भूटान के साथ लगी हुई है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैप से तो एकदम पूरा आएगा ही आएगा। 12 नंबर है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तो अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? अधिकतम जिलों से लगती है, किसके साथ लगती है बताइए? तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला लगता है बिहार का, झारखंड के साथ भी 8 लगता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इसमें से। देख लेते हैं इसका विश्लेषण क्या। देख लीजिए। बिहार में उत्तर प्रदेश के 8 और उत्तराखंड के 8 जिले बिहार की सीमा साझा करती है, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिलों की सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल के साथ कितना जिलों की सीमा लगती है बिहार की? 3। उत्तर प्रदेश के में बिहार की जिला कितना सट रहा है उत्तर प्रदेश में? तो 8। और झारखंड में कितना जिला सट रहा है? 8, याद रखिएगा। अगला है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है बताइए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमाएं लगती है। उल्लेखनीय है कि भारत व म्यांमार के बीच सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। ठीक है, म्यांमार और भारत के बीच सीमा की कुल लंबाई कितना है? 1643 किलोमीटर है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील पर किलोमीटर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। चलिए
तो इसमें देख लेते हैं। तो इसका 12 समुद्री मील, कितना मील तक फैली हुई है? 12 समुद्री मील। और कितना 12 समुद्री मील की बात करते हैं तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 21.9 किलोमीटर हो जाएगा। अगला है, भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर, हाँ कितना किलोमीटर? 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। उल्लेखनीय है कि संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तारित है। 24 मील तक क्या है? विस्तारित है। तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक क्या है? फैली हुई है। एक नॉटिकल मील अथवा एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। ये मील गलत है, ये मील नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या, एक नॉटिकल मील या एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर होता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन देश में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है। यह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला है। यह जनपद में मानव सभ्यता तिथि 4000 वर्ष पूर्व तक पहुंचती है। कन्याकुमारी जिले में प्रागैतिहासिक संस्कृति का अस्तित्व नियोलिथिक सेल्ट की खोज से स्पष्ट है, जो मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो सकती है। कितना हो सकती है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो सकती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला 17 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो सब लोग जानते होंगे, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। सर हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, इन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था, जो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि चीन इसे अवैध मानता है। अवैध मानते हुए अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का अंग मानता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन एक सही नहीं, इस पर बात करते हैं हम लोग। C और D सही नहीं है, ठीक है ना। तो सही कौन है? सही कौन है? सही नहीं तो C और D सही नहीं। सही नहीं वाला को नहीं देखेंगे। सही कौन है? भारत में गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है। भारत में गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा थी, ये बात तो सही है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर, ये बात भी सही है। भारत में काठगुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है, ये बात गलत। भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट, ये बात भी गलत, ठीक है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में कारबुडे चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है, न कि दूसरी। कारबुडे सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। देश की सबसे लंबी सुरंग की बात करते हैं तो कौन है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई लगभग कितना है? 11.215 कितना किलोमीटर है? 11.215 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट मरीना तट है, न कि कोवलम, है ना। भारत की सबसे बड़ा समुद्र तट मरीना तट है, न कि कोवलम। तो CD दोनों क्या है? सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत चुनना था हमें। अगला है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह एक पर्यटक स्थल है।
साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह लेदर नदी के किनारे बसा हुआ। यह किस नदी किनारे? लेदर नदी के किनारे बसा हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं तो कौन सा जिला है? सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला देश का सबसे बड़ा जिला है। विकल्प के अनुसार जिले का बड़े से छोटा का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार इस प्रकार है। सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं तो कच्छ हो जाएगा, उसके बाद लेह हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा वाला कौन है? कच्छ है, उसके बाद लेह, उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, उस राज्य को पहचानिए जिनकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो किसकी मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। इसकी सीमा 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से क्या करती है? लगती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली संघ शासित प्रदेश। ठीक है ना, ये 9 से लगती, 8 गो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? तेलंगाना राज्य किस निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है बताइए? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य के दक्षिण पूर्व में क्या है? आंध्र प्रदेश। उत्तर व उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र है, पश्चिम में कर्नाटक तथा उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसमें से कोई से नहीं होकर गुजरती है, ना तो मेघालय से, ना तो बिहार से, ना तो उत्तर प्रदेश, ना ही उड़ीसा से। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर क्या करती है? गुजरती है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला है लामडिंग। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? लामडिंग किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। असम में। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? असम में। लामडिंग भारत के असम राज्य का एक प्रमुख नगर है। लामडिंग नगर असम में होजाई जिले में स्थित इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई 125 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? 125 मीटर है। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो मालाबार तट गोवा एवं कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा एवं कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। मालाबार तट पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ अथवा काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक एवं केरल का मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है ना। मालाबार तट की बात करते हैं तो कहाँ से? मंगलोर से कन्याकुमारी तक स्थित है। अतः ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो बताइए, गोवा एवं कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। गोवा एवं कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है। लद्दाख की लगती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की नहीं लगती है। देखते हैं, प्रश्न काल में चीन के साथ सीमा बनाने, लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, तो उस समय तो लगती होगी। ठीक है ना, लेकिन 2019 में क्या हो गया? उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
तो अब लद्दाख लगती है, ना कि जम्मू कश्मीर। प्रश्न काल में चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर उस समय की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है ना। जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर दो भागों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इससे चीन की सीमा कश्मीर के बजाय वर्तमान में लद्दाख से लगती है। कश्मीर के बजाय किसके साथ लगती है? लद्दाख के साथ लगती है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ लगती है। चलिए सब देश का नाम देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है, तथा अफगानिस्तान। उत्तर में चीन है, उत्तर में कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन, उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार है, म्यांमार एवं बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, देखिए ऊपर में 15,100 पढ़े थे हम लोग। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है एवं समुद्री तट रेखा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित कितना है? 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित है तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से, अक्षांश से रेखा की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर की बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैली हुई है। यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति की बात करते हैं तो कैसा आकृति है? चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के लगभग मध्य से गुजरती है ना। देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार, देश का अगर उत्तर से दक्षिणी की तरफ विस्तार अगर बात करते हैं तो कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार, पूरब से लेकर पश्चिम तक अगर विस्तार की मापते हैं तो कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या के स्थान पर अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। अगला है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो टोटल इसमें तो 36 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। देखते हैं। लक्षद्वीप केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप परवालों से निर्मित है। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? परवालों से निर्मित है। यहाँ 36 द्वीप स्थित है। टोटल अगर द्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में कितना है? 36 द्वीप स्थित है। इन द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं। इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। इन द्वीप को क्या कहा जाता है? सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में भारत की मुख्य भूमि के
दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है, जिसमें केवल 11 द्वीपों पर मानव आवास करता है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप परवालों से निर्मित है। अगर आपको पूछेगा लक्षद्वीप किससे निर्मित है, तो परवालों से निर्मित है। 31 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का है। ये किससे बना हुआ है? परवाल से बना हुआ है। अगला है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7। इसका चलिए व्याख्या देखते हैं। असम राज्य की असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमा छूती है तथा 2 देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम के साथ लगती है। ठीक है ना। तो असम के साथ 2 देश की सीमा लगती है, एक है भूटान और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है ना। और 7 राज्य उसकी सीमा को क्या करती है? छूती है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला है दिल्ली है। दिल्ली क्या है बताइए? एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों नवीनतम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में से एक है। ठीक है ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और विधान परिषद का उपबंध किया गया। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। ठीक है ना। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़का वाला पहले। तो मध्य प्रदेश क्या है? सबसे बड़ा मध्य प्रदेश। ठीक है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद कौन आ जाएगा? बिहार। तो ऑप्शन 3 नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, डी। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार है। इनका क्षेत्रफल निम्नलिखित है। मध्य प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का है 1,62,975 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है कि नहीं। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? अपने बिहार में। ठीक है। अगला है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी बात करते हैं संपूर्ण मानव जाति की 17% जो जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? सिर्फ भारत में। अब तो बढ़ गई होगी, 17 से 18 भी पहुँच गया होगा, है कि नहीं। तो संपूर्ण मानव जाति का जितना भी धरती पर लोग हैं उसका 17% कहाँ पाया जाता है? सिर्फ अपना भारत में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां स्थान, विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का। पहला स्थान पर कौन है? रूस। दूसरा स्थान पर कनाडा। तीसरा स्थान पर है चीन। चौथा स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वां स्थान पर है ब्राजील। 6ठा स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान पर है भारत। 8वां स्थान पर है अर्जेंटीना, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या कितना था बताइए? कितना है? 1,21,08,54,977।
इतना आबादी था कब? 2011 की जनगणना में 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन, जो कि विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% है। वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जनसंख्या के आधार अगर हिसाब से अगर बात करते हैं तो भारत का स्थान प्रथम स्थान है विश्व में। अगला है, अब तो 142-43 करोड़ पहुंच चुका है, अब तो और बढ़ गया होगा। अगला है, पाक जल डमरू मध्य के मध्य स्थित है। पाक जल डमरू मध्य के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है बताइए? तो ये स्थित है आपका भारत एवं श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से क्या करती है? जोड़ती है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना? कौन सा नया राज्य बना है? तो तेलंगाना राज्य क्या बना है? नया राज्य बना है। ठीक है। अगर पूछेगा नया केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तेलंगाना राज्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना, जो कि फिर वो आपका जम्मू कश्मीर और बट गया किस में? टूट के ये केंद्र शासित प्रदेश में हो गया। तो टोटल अभी 28 को राज्य है। तो 2014 को देश का 29वां राज्य बना था। हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। ठीक है। वर्ष 2019 में जम्मू को पुनर्गठित करते हुए जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। अगला, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो पटना नहीं है, कर्क रेखा के पास नहीं है, पटना नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका लोकेशन। कर्क रेखा कितना डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। भारत के 8 राज्यों तथा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। गांधीनगर की अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो देखिए 23.5 डिग्री से थोड़ा क्या है, उसी के आसपास है। 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ। भोपाल की बात करते हैं 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। आइजोल की बात करते हैं तो कितना है आपका? 23 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ है। तथा पटना के 25 डिग्री 59 मिनट, यानी तो समझ आइए कि 26 डिग्री पर पहुंच गया। 25 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ है। अतः स्पष्ट है कि बिहार की राजधानी पटना कर्क रेखा से क्या है? दूर है। 2 नंबर चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर चैप्टर में किस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे के बारे में क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। दर्रा होले तो वो संकीर्ण रास्ता होता है ना पहाड़ी इलाका में, उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है? निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलती है? तो इसको हम लोग बोलेंगे नीलगिरी की पहाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी हेड मास्टर में इसको पूछा गया है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी है पाई जाती है जहां पर पूर्वी अथवा पश्चिमी घाट आपस में मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन होता है। नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कौन है? डोडा बेटा है। 2637 मीटर। कितना? 2637 मीटर डोडा बेटा में मिलती है। ऊटी पर्यटक स्थल भी यहीं स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही क्या स्थित है? ऊटी पर्यटक स्थल स्थित है। पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमोड़ी 2695 मीटर
अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अगर पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुरी, 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 ठीक है ना, 2695 मीटर, याद रखिएगा। अगला है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? K2। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई 8611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। 8586 मीटर यानी 28,169 फीट की ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट के महज 262 मीटर कम है। कितना कम है? 262 मीटर कम है। इसका देख लेते हैं विश्लेषण और क्या दिया गया इसमें, और कुछ नहीं। अगला है 41 नंबर, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताइए। महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी। दिए गए विकल्पों में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कंचनजंगा नायमोरी की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन है आपका? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट की बात, दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है। उड़ीसा के कहाँ पर स्थित है? गजपति जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर है। जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागिरा कौन है? जिंदागिरा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1609, कितना है? 1609 मीटर है। इसे सीताम्मा कोंडा और अरम्मा कोंडा नाम से भी जाना जाता है। इसे सीताम्मा कोंडा और अरमा कोंडा नाम से भी जाना जाता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से भारत की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? दक्षिण से बोला है, ठीक है ना, उत्तर से नहीं बोला है, ठीक है ना। दक्षिण से कौन है? तो क्वेश्चन ये क्या आ जाएगा? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगर ऊपर से बोलता है तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम कौन है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगर उत्तर से पश्चिम बोल देता तो क्या होता? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मॉलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? भारत के किस पठार से है बताइए? कर्नाटक के पठार से। किस पठार से? कर्नाटक के पठार से। मॉलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। यह पठार का नामकरण करनाड जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की भूमि के नाम से किया गया है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, मगध एवं अंग की मैदान किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं बताइए? तो यह है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। मगध और अंग का मैदान किसका हिस्सा है? मध्य गंगा का मैदान का हिस्सा है। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में प्रमुख रहे मगध और अंग महाजनपद का विस्तार मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में था। कौन सा मैदानी क्षेत्र में था? गंगा के मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र में था। मध्य गंगा मैदान का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में माना जाता है। अपनी उत्पत्ति से ही मगध महाजनपद का उत्तरोत्तर विस्तार होता है, जिसके जद में क्या है? कौशल है। काशी, वत्स जनपदों के
क्षेत्र भी शामिल किए जाने लगे हैं, जबकि अंग महाजनपद में वर्तमान पूर्वी बिहार के मुंगेर, वर्तमान में कौन सा जिला है, पूर्वी बिहार का मुंगेर, भागलपुर और पश्चिम बंगाल का मध्य क्षेत्र शामिल था। अगला 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है बताइए। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत के कावेरी नदी के मध्य, सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। इसमें से कोई नहीं, कौन है बताइए, कौन सा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, बी देख लेते हैं, डी है इसका ऑप्शन, कौन है, डी। क्या हो जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं इसका। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी, विंध्य पर्वत से श्रेणी से कृष्णा नदी, यानी ऑप्शन ए सही। भारतीय इतिहास में दक्षिण पथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी के तट के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुरा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है, अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। एक से अधिक विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का क्या है, एक भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। गंगा यमुना का उद्गम क्या होता है, यहीं से होता है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। सबसे लंबा हिमनद की बात करते हैं तो कौन है, बतुरा। कौन है, बतुरा। बतुरा ग्लेशियर की लंबाई 57 किलोमीटर है, जो हुंजा जिला के गिलगिट बाल्टिस्तान की सीमा पर क्या है स्थित, बाल्टिस्तान की सीमा पर स्थित है। देखते हैं सियाचिन की जो ग्लेशियर है उसकी लंबाई कितना है, 76 किलोमीटर है। बतुरा की है 57 किलोमीटर। हिस्पर की है 49 किलोमीटर। गंगोत्री की है कितना, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो गंगोत्री की कितना है, 30 किलोमीटर। बतुरा का कितना है, 57 किलोमीटर। और हिस्पर का कितना है आपका, 49 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही हो जाएगा बतुरा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करता कि सबसे ऊंचा है कौन, किसका है, अगर ऑप्शन में रहता सियाचिन तो क्या हो जाता आपका, सियाचिन हो जाता। अगला है बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरो हिमनद कहाँ अवस्थित है बताइए। तो काराकोरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, काराकोरम में स्थित है। देखिए बीपीएससी 3.0 में पूछा है, जो पेपर कैंसिल हुआ था। बाल्टोरो हिमानी पाक, बाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय है। क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से क्या है, एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिस्से से होकर गुजरती है। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है। ठीक है, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। हिमालय की पर्वत चोटियों में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है। कौन सा चोटी भारत में नहीं है, धौलागिरी भारत में नहीं है। ठीक है ना, और ये धौलागिरी कहाँ पर है आपका, पाकिस्तान, नेपाल में। जान कहाँ स्थित है, नेपाल में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को
शिवालिक कहा जाता है। सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? हिमालय की बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ठीक है ना, 10 से 50 किलोमीटर 10 से 50 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई है 900 से 1000 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। धवलागिरी चोटी भारत में नौ की स्थित होकर नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। माउंट एवरेस्ट की लंबाई अगर बात करते हैं तो कितना है ऊंचाई? तो 8848 मीटर है। मकालू की है तो मकालू कहाँ है? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है? नेपाल में। मकालू की ऊंचाई कितना है? 8481 मीटर है। 8481 मीटर है। धवलागिरी नेपाल में स्थित है, इसका है 8172 मीटर है। कंचनजंगा है भारत में। कंचनजंगा कहाँ पर है? भारत में। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और नामचा बड़ुआ ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर है। तो सबसे ऊंचाई कौन हो गया आपका? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन, नोकरेक चोटी स्थित है। नोकरेक चोटी कहाँ पर स्थित है? मेघालय में नोकरेक चोटी स्थित है। नोकरेक चोटी मेघालय में स्थित है। यह मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। यह मेघालय के सबसे गारो क्षेत्र, मेघालय के जो गारो हिल्स है ना, वो सबसे ऊंची है। मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1412 मीटर है। मेघालय में गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है, जिसका नाम वहाँ के जनजातियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए ये बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो भी बीपीएससी एग्जाम हो रही है उसके भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आप एक बार 2 बार इस वीडियो को एकदम देखते रहिए, ठीक है ना, और इसी में आपको याद हो जाएगा, है ना। रिपीट कर करके कोई भी चीज़ को देखिएगा तो क्या हो जाएगा, उसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, है ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार सेट हो गया तो बात खत्म, है कि नहीं, कभी नहीं भूल पाइएगा उसको। ठीक है, तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब एकदम मन लगा के जोर लगा के पढ़िए। ठीक है, नमस्ते, बाय।